हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे। अब आज हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का अंतिम टॉपिक लेकर आए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये बार बार एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि ये एक साइड में चकमा देने वाला ये है अनुप्रयोग, और ये अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस अनुप्रयोग के बहुत अच्छे से समझिए, और हम उम्मीद करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में भी ये इस बार आ सकता है। देखिए क्या है। गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन, कूलाम के नियम का निगमन। तो ये गॉस प्रमेय की सहायता से हमें कूलाम के नियम का निगमन करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख भी देते हैं। ये m के पावर NIMP, इसका मतलब सब लोग समझते होंगे। m के पावर n का मतलब हो गया मोस्ट 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 डॉट डॉट कितने बार? n बार। मैथ में समझते होंगे। तो ये m के पावर n का मतलब मोस्ट 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 कितने बार? n बार। इसी से बच्चों अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको अच्छे से समझिए। क्या करना है? कूलाम के नियम का हमें निगमन करना है। तो देखिए क्या किया जा रहा है। हम मान लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु O है, यहां पर कोई बिंदु क्या है? O है। अब इस पर कोई आदेश, धन आदेश Q रखा है। अब देखिए, इसके इस आदेश के कारण इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहने का मतलब डेंजर एरिया होगा। तो इससे, इस बिंदु से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या कहेंगे? यहां पर यहीं से हम ये चित्र देखकर बच्चों, आप भी अपने आप कह सकते हैं, हमारे कोई सिंबल की आवश्यकता नहीं है, या हमारे लैंग्वेज के गुलाम रहने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम क्या कहेंगे? माना आवेश Q, आवेश Q बिंदु, किस बिंदु पर? माना आवेश Q बिंदु O पर, माना आवेश Q बिंदु O पर। अब ये तुम्हें बताना हो, तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड करता है। कह दीजिए माना आवेश Q बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। अगर K मानते हैं तो सब जगह K लेकर चलेंगे, अंत में निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 कर देंगे। और चाहे तो यहीं पर कह सकते हैं कि माना आवेश Q बिंदु O पर कहाँ रखा है? निर्वात अथवा वायु में रखा है। बिंदु O पर निर्वात अथवा सॉरी, ध्यान रखिए भैया, आज जुखाम है हमारे, तो क्षमा कीजिएगा। माना आवेश Q बिंदु O पर निर्वात अथवा वायु में रखा है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो आवेश Q है, ये कहां रखा है? निर्वात अथवा वायु में रखा है। इससे, इससे मतलब बिंदु O से, इससे R मीटर दूरी पर, R मीटर दूरी पर क्या है? इससे R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है,
एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये ध्यान दीजिए, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसको हम इधर नहीं, फिगर बनाने में दिक्कत होगी। जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बच्चों बताओ, यहां तक बात हो गया। अब बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इसको कम कर दे रहे हैं। मान लीजिए बिंदु P यहां पर है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P से होकर जाने वाला एक गोलीय गौसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो देखिए बिंदु P से होकर जाने वाला हमने क्या खींच दिया, एक गोलीय गौसियन पृष्ठ खींच दिया। देखिए भाई फिगर ये आप लोग सही बनाएंगे, ये पूरा वृत्ताकार नहीं है। तो यहां पर हम यही कहेंगे, क्या कहेंगे कि बिंदु P से होकर जाने वाला एक गोलीय गौसियन पृष्ठ खींचते हैं। पृष्ठ क्या करते हैं, खींचते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम बहुत पहले से हम लोग यही कहते हैं कि जिस बिंदु पर तुम्हें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, उस बिंदु पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लीजिए, उस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए। बस पूरे गौसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन कर देंगे, हमें मिल जाएगा। तो बिंदु P पर देखें, एक छोटा क्षेत्रफल अवयव हम क्या ले लेते हैं, एक dA ले लेते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये बार बार बताते हैं कि जो भी क्षेत्रफल लेंगे, जो सेक्शन कॉट लेंगे, छोटा सा भाग लेंगे, उसके क्षेत्रफल की जो दिशा है उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो यहां पर इसके क्षेत्रफल का डायरेक्शन वेक्टर dA इधर को होगा। दूसरी चीज जानते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की दिशा पहले ही बता दिए थे। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पता करना हो, उस बिंदु पर किसी धन परीक्षण आवेश को रख दीजिए, वो जिस तरफ मूव करेगा फ्री कर दीजिए, उसी तरफ वैद्युत क्षेत्र। तो यहां अगर कोई चीज यहां पर हम अगर रखते हैं धन परीक्षण आवेश, तो ये त्रिज्यता कहां मूव करेगा, बाहर की ओर मूव करेगा। तो अब देखिए हम यही कहेंगे कि छोटे क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA से होकर गुजरने वाला क्या चीज, वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, छोटे क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जब छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA हमने लिया है, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, d फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA होता है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सब लोग जानते हैं कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड तथा कोसाइन के थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ई dA, ध्यान दे बच्चों, कॉस। अब चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा, और cos 0 का मान 1 हो गया।
तो डी फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, ईडीए। क्या आ गया, ईडीए। कहने का मतलब यहां तक समझ गए होंगे, इस छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगातार मेहनत कीजिए तो हम ये वादा करते हैं नवंबर दिसंबर तक फिजिक्स का पूरा सिलेबस समाप्त कर देंगे। उसके बाद एग्जाम में आने वाले स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल टॉपिक को रिवाइज कराया जाएगा। अब देखिए, तो अब हम क्या निकालेंगे, छोटे से क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मिल गया है। तो अब हम क्या करते हैं, संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत, संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो डी फाई होता था बहुत छोटा होता था, अब ये डी हट जाएगा। तो फाई ई इक्वल इंटीग्रेशन, चाहे तो यहां क्लोज्ड लिख दे, चाहे तो एरिया लिख दे, कोई इससे फर्क आने वाला नहीं है। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हो जाएगा। अब देखिए, तो फाई ई इक्वल ये हमारा क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए का मान क्या आ चुका है, ईडीए। तो ये क्या हो जाएगा, ईडीए हो जाएगा। बताइए, यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, फाई ई इक्वल, ध्यान दे ये ई क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, सभी तरफ इसकी डिस्टेंस बराबर है, तो ई कांस्टेंट होगा। तो ई बाहर हो गया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, डीए। परंतु क्लोज्ड इंटीग्रेशन डीए, इसका मतलब ये हुआ, ये डीए तो था इस छोटे से क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल, और ये इंटीग्रेशन डीए क्या है, पूरे गौसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। और किसी गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसे हम क्या ले लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मान ले लेंगे। ये मान उठा के यहां रख देते हैं। तो देखिए क्या होता है, फाई ई इक्वल, देखेंगे ई तो जहां है वहीं रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो यहां तक हम उम्मीद करते हैं बच्चों अच्छे से समझे होंगे। अब अभी चूंकि हमने अभी गॉस प्रमेय का प्रयोग नहीं किया है, तो अब हम गॉस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्या कहती है गॉस प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, नेट आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये मान उठा के इसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये भी फाई ई इक्वल है, ये भी फाई ई इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों राइट साइड इक्वल हो जाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब ई का मान यहां से निकाल दीजिए, तो ई इक्वल ये चीज 4 पाई नीचे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई इसके साथ आ गया, और क्यू पहले से है
और अपान ये क्या हो जाएगा, आर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये इक्वेशन नंबर क्या है, थर्ड है। अब बच्चों आप ही बताइए, अभी हमने क्या निकाला है कि इस पृष्ठ से बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मगर यह हमें नहीं निकालना है, हमें कूलाम नियम का निगमन करना है। तो अब हम कूलाम नियम का निगमन कर लेते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट दोबारा ले लीजिए, हो गया होगा। तो देखिए यहां पर अब देखिए कूलाम नियम क्या कहता है कि दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हो तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम ये अगर मान ले कि इस बिंदु P पर कोई धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, तो हम ये कहते हैं कि माना बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश क्या क्यू नॉट रखा है, क्यू नॉट रखा है, तो देखिए तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, F इक्वल लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल क्या हो जाएगा 1/4πε0 और दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो Q नॉट के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब ये F का मान हमें मिल गया, इतना हो सके तो न्यूटन लिख दीजिए। अब हमें देखिए क्या होता है, अब यहां पर हमें कूलाम का नियम निकालना है। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, देखिए F बराबर F का मान हमें मिल चुका है F का, तो इसके बाद देखिए F का मान हमें मिल चुका है। यहां पर ध्यान दीजिए लगने वाला वैद्युत बल, चूंकि F का मान तो हमने सही लिखा है, लेकिन यहां पर हमें जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है तो डायरेक्टली इसके मदद से हम F का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो सकता है, तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि F इक्वल क्या देखिए क्या होता है, E इक्वल होता है F/Q नॉट। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो F इक्वल क्या हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट, यही से हमें मिल जाएगा। अब इसमें इक्वेशन नंबर थर्ड से मान उठाकर पुट कर दीजिए E का, तो F इक्वल ध्यान दे E का मान इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या आया है 1/4πε0 और देखिए Q यहां पर आया है और यहां ऊपर Q नॉट है, तो Q नॉट अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए ये क्या आया, इसे न्यूटन लिख दें। अब तुम ही बताओ कूलाम का नियम क्या होता था, यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं तो वैद्युत बल F क्या होता था, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता था। और ये क्या आया, वही चीज दो आवेश एक Q रखे एक Q नॉट रखे हैं, तो F इक्वल 1/4πε0 Q नॉट अपान R स्क्वायर। तो अब हम देखिए यही क्या लिख देंगे, यही कूलाम का
कूलाम का नियम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और हम ये वादा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझते रहिए, लगातार सहयोग देते रहिए। आपके लाइक का हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और एक बात और हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अब लगातार मैथ्स की क्लासेज अभी तक हम चैनल पर स्टार्ट नहीं की गई थी, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं और हम आपके कमेंट की आशा करते हैं। आप लोग लगातार कमेंट कीजिए कि कौन सा चैप्टर 12 मैथ्स में सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। आप लोग कमेंट में दीजिए ताकि हम वो चैप्टर स्टार्ट कर सके। अब हम यही कहते हैं कि हमारे वीडियो को, ये फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेज बाय दुबे सर को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।